एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर जिसका नाम है वेलकम बैक वंस अगेन। आप सभी का फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे आपके एस्टेट मनोविज्ञान के पीवाईक्यूज के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर रहे थे, जो आपको मदद करेंगे आपकी बीपीएससी पीजीटी 3.0 की तैयारी के लिए। ठीक है, इस परीक्षा की तैयारी के लिए आपको, लेकिन इस परीक्षा में बैठने के लिए आपको जो अर्हता प्राप्त करनी होगी वो क्या है, वो है आपकी यहाँ पर कि आपका जो एस्टेट है 2024 वाला, वो यहाँ पर आपका कंप्लीटली पास हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसमें पास नहीं करते हैं, अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर पीजीटी के अंदर भरने के लिए, बैठने के लिए आपको यहाँ पर मौका जो है नहीं दिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें। तो एस्टेट को भी आपको सीरियसली लेना है। लास्ट टाइम पेपर थोड़ा इजी था, इस बार शायद उतना इजी देखने ना मिले, ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको तैयारी जो है वो आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, ताकि आप बीपीएससी में भी आप अच्छा तगड़ा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन वहां पर दे सके। अभी तक हमने 21 सवालों को देख लिया है, उनको खोल खोल के देख लिया है, किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे इस श्रृंखला को, इस श्रेणी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि आपके सामने और कौन कौन से सवाल हैं। इसी के साथ देखिए, अगर आप कर रहे हैं बीपीएससी पीजीटी 3.0 की तैयारी, ठीक है, तो आप हमारे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने की जो सभी डिटेल्स है वो यहाँ पर दी गई है। और अगर आप पहले से प्रीवियस वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम है उसके अंदर क्या क्या मिलता है। अगर आपको नहीं मालूम है इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी वो वाली। ठीक है, उनको जाके देखिए वहां से, और फटाक से जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है वहां पे जो स्टेप्स दिए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इन सभी को आप आगे फॉलो करते हुए चले जाएं। ठीक है, क्योंकि समय कम है। देखिए, आप जनवरी के ऑलरेडी 3 दिन पीछे हो चुके हैं। ठीक है, 3 दिन में और कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ पढ़ रहा होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अभी जो पीजीटी में होने वाला है, काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आप अलर्ट रहें, इसके लिए आप तैयार रहें। बता रहे हैं आपको बार बार, कॉम्पिटिशन आपको बहुत तगड़ा देखने मिलेगा। आपका कट ऑफ 60 प्लस आराम से जाएगा। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें, 60 प्लस आराम से जाएगा। कई सारे फैक्टर्स होते हैं, वो भी बताया हुआ है, लेकिन चलिए यहाँ हम बात करेंगे आपके एस्टेट के बारे में। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो भी नहीं कर सकते हैं। चलिए ये देखिए, सवाल नंबर 22, संप्रत्यय यानी किसकी बात कर रहे हैं, इंग्लिश वाले के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट के बारे में। संप्रत्यय जिसे नियमों के आधार पर, यानी कि रूल्स के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है, कहलाता है। क्या कहलाता है वो? तार्किक संप्रत्यय, स्वाभाविक संप्रत्यय, व्यक्तिगत संप्रत्यय या उपयुक्त में कोई नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर देने का प्रयास करें। अगर आप एस्टेट 2024 में बैठ रहे हैं तो, या बीपीएससी में बैठ रहे हैं तो आप इसका उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक है, तार्किक संप्रत्यय, स्वाभाविक संप्रत्यय, व्यक्तिगत संप्रत्यय, है ना। पर्सनल कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं, रूल्स स्वाभाविक से मतलब नहीं। यहाँ पे किसकी बात है? तार्किक संप्रत्यय की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। संप्रत्यय जिसे नियमों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है, इसमें क्या होते हैं आपके तार्किक संप्रत्यय में? रेशनल कंसेप्ट जो है आपके, वहां पर क्या देखने मिलेंगे आपको? नियम देखने मिलेंगे आपको, रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलेंगे किसी भी संप्रत्यय के बारे में, किसी भी कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये भी कहाँ मिल जाएगा आपको? ये भी आपके एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। चलिए अभी देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 23, एक बार और यहाँ पर देखिए कि आपका जो लास्ट टाइम का एस्टेट का सिलेबस था, इतना बड़ा भारी भरकम दिया था, लेकिन उन्होंने उसमें से पूछा कुछ भी नहीं था। इसलिए मे भी शायद उन्होंने जो है इस बार आपको सिलेबस ही नहीं दिया है। ठीक है, सिलेबस नहीं दिया है आपको यहाँ पर इस बार उन्होंने, और उन्होंने बस बोला है कि आपको ये है अपना जो है ऑनर्स स्तर की जो पढ़ाई है उसको करना है आपको एस्टेट के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देखा है, सबसे पहला वीडियो जो बना था एस्टेट सिलेबस वाला, उसको जाके आप देख लीजिए, 23 के प्लेलिस्ट में होगा। ठीक है, तो आपको 23 की प्लेलिस्ट भी फॉलो करनी है। आपको जून 24 की जो बन रही है, नॉट जून 24, आपकी जो मार्च की जो बन रही है नवीन प्लेलिस्ट पीजीटी और एसटीआरई की, इसको दोनों को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये वाली प्लेलिस्ट में, पुरानी वाली में आप जाके देखिएगा, वहां पे पहली वीडियो में बड़ा भारी भरकम सिलेबस था, उसमें से नाम मात्र की चीजें पूछी गई थी एस्टेट की परीक्षा के अंदर। ठीक है, एल्गोरिदम एवं स्वतः शोध विधियां है, ये भी कहाँ मिल जाएगा आपको? ये भी मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, लेकिन इस बार एनसीईआरटी से सवाल आए, इसकी संभावना मतलब दोनों ही यहाँ पर हो सकती है, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है यहाँ पे, अगर आपको इसका उत्तर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो सीखिए इसको। समस्या समाधान में मदद करता है। ठीक है, एल्गोरिदम आपका, ठीक है, और स्वतः शोध प्रणाली विधियां किसमें है? आपकी समस्या समाधान में। ठीक है, कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं करते, संप्रत्यय सीखने के लिए नहीं, प्रतिज्ञाप्ति सीखने का भी यहाँ पे नहीं है, और ऊपर के सभी ये आंसर नहीं है। ठीक है, किसके लिए करते हैं आप? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे ह्यूरिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, और एल्गोरिदम का आप इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करेंगे, एंड आप जो है लाइन बाय लाइन एल्गोरिथम के अनुसार जो है आप यहाँ पर फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये था आपके लिए सवाल नंबर 23। दो सवाल देख लिया आपने, दोनों का ही सोर्स कहाँ से आ रहा है? आपके सोर्स आपके एनसीईआरटी से आ रहा है। ठीक है, ये भी आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। अब हम देखते हैं अगला सवाल।
ये देखिए अगला सवाल, निम्नांकित में से किस प्रकार का चिंतन रचनात्मकता से संबंधित है। ठीक है, अगेन आप कहां से मिल जाएगा आपको, ये सारा पेपर आपको यहाँ पे एनसीईआरटी से मिल जाएगा। अभी हम 24 सवाल तक हैं, 24 में से केवल 4 सवाल हैं जो आपके आउट ऑफ द बॉक्स आए हैं, बाकी 19-20 सवाल आपके कहां से हैं, कंप्लीटली आपके एनसीईआरटी से हैं। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें और आगे के लिए अलर्ट रहें। एनसीईआरटी के साथ साथ आप ऑनर्स स्तर की चीजें भी पढ़ें। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। पीजीटी में आपका एनसीईआरटी पढ़ेंगे और भी आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा अलग से चीजें। ओके, यहाँ बात कर रहे हैं चिंतन के बारे में, यानी कि इंग्लिश वाले के लिए यहाँ बोलेंगे, यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, यहाँ पे बात कर रहे हैं वो थिंकिंग के बारे में। ठीक है, ये इन तीनों में से कौन सी जो है जिसका संबंध किससे नहीं है, रचनात्मकता से संबंधित है, सॉरी संबंधित है उनका रचनात्मकता से, वो पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभिसारी चिंतन, अपसरण चिंतन, स्वरी चिंतन, उर्वरक में से कोई नहीं, तो यहाँ पे किसकी बात होगी। थोड़ा सा ऑप्शन अगर उन्होंने क्या लिखा होता यहाँ पे अपसारी लिखा होता तो ऑप्शन और इजी हो जाता, क्योंकि आंसर करेक्ट यही है। ठीक है, अपसारी चिंतन जो है वहां पे आपकी कौन सी थिंकिंग की बात करता है, वो बात करता है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग की। ठीक है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो क्रिएटिविटी से, रचनात्मकता जो है आपकी वो क्या है, वो आपकी क्रिएटिविटी है। तो आपकी क्रिएटिविटी से मोस्टली कौन रिलेटेड रहता है आपका, वो रहता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, अभी सारी चिंतन नहीं रहता, ये आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग है। ठीक है, केवल एक ही प्रॉब्लम के जो आंसर है उस पर फोकस करता है। लेकिन क्रिएटिविटी के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे अपसरण चिंतन की, डाइवर्जेंट थिंकिंग गिलफोर्ड ने बताया था। ठीक है, क्या आप क्रिएटिविटी में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार की चिंतन होता है, और ये तीसरा दिया यहाँ पे स्वली चिंतन, ऑटोमेटिक थिंकिंग यहाँ जो भी है इसका यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो इसका आंसर हो सकता नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, राइट आंसर है आपका ये वाला डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, ओके, अगर आपको इसका उत्तर सही बना तो अच्छी बात है, नहीं बना तो और अच्छे से पढ़िए, और ये भी कहाँ से मिल जाएगा आपको, 7th क्लास की एनसीईआरटी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉट 7th क्लास की एनसीईआरटी, 11th की एनसीईआरटी का 7 चैप्टर। ठीक है, बुद्धि सामान्य तत्व एवं विशिष्ट तत्व से मिलकर बनता है का प्रतिपादन किया गया था। ये भी देखिए वैसा ही सवाल है मास्लो जैसा, जिसको हर कोई यहाँ पर सही करेगा। ठीक है, एल थर्स्टन ने बताते हैं आपको प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के बारे में, एल थर्स्टन। ठीक है, स्पीयरमैन आपके चार्ल्स स्पीयरमैन 1904, बंगाल विभाजन के ठीक एक साल पहले की बात। गिलफोर्ड आपका देते हैं एसओआई मॉडल। ठीक है, और V1 यहाँ पे दिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, आपका जो इंटेलिजेंस है किससे बना हुआ है, दो प्रकार के कारक बताए हैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 11वीं की, कक्षा 12वीं की पहली पुस्तक में आपको मिल जाएगा, मतलब पहले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। एक होता है आपका जी फैक्टर, एक होता है आपका एस फैक्टर, है ना, सा कारक और ग कारक इस प्रकार से है। ठीक है, तो एक होती है आपका सामान्य तत्व जी वाला जनरल इंटेलिजेंस, और दूसरा होता है आपका स्पेशल इंटेलिजेंस। ठीक है, इन दोनों से मिलकर बनता है। इसको किसने बताया था, इसको बताया था आपके चार्ल्स स्पीयरमैन ने। ठीक है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने बताया था, इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पे किसके बारे में, आपको दो प्रकार की टू फैक्टर थ्योरी जिसको आप कहते हैं इंटेलिजेंस की, है ना, दो होते हैं, एक होता है जी फैक्टर और एक होता है एस फैक्टर। कुछ इस प्रकार से बनता है वो। ठीक है, ये एस है, वेन डायग्राम इस प्रकार से, मतलब आपकी बुद्धि के अंदर ये आपका सामान्य कारक है और ये आपके विशेष कारक हैं। ठीक है, सवाल नंबर 25 आसान सवाल आपके एस्टेट के अंदर। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 26। यहाँ पर देखिए अगेन एक और इजी सवाल, बुद्धि के किस सिद्धांत के सिद्धांत, अच्छा कौन है सिद्धांत, सिद्धांत के अनुसार संगीतिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, बुद्धि के प्रकार है। ये भी आपका देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए जो एग्जाम हो रहा है आपको पास कराने के लिए ही हो रहा है। ठीक है, आपसे पैसे ले लिए गए हैं तो आपको पास करना है, थोड़ा बहुत आपको मेहनत करनी होगी। ये सवाल देखिए, ऊपर वाला सवाल देखिए आसान है, ये भी सवाल देखिए इजी सवाल है, दो सवाल देखिए आपको हाथों हाथ बन जाएंगे। कुछ नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो आपसे तो बन जाएगा, लेकिन आपको अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम के अंदर क्या होता है, आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके लिए आप तैयार रहें। ओके, यहाँ पर देखते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत, सही आंसर यही है, किसने दिया आपको, हॉवर्ड गार्डनर ने दिया है। ठीक है, द्विकारक सिद्धांत अभी आपको बताया, ऊपर आप देख के आ रहे थे किसने दिया है द्विकारक। पदानुक्रमिक सिद्धांत ये किसने दिया है, समूह कारक सिद्धांत ये किसने दिया है, इसको आप फाइंड आउट कर लें। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अंदर आपको जो है 8 प्रकार के अलग अलग इंटेलिजेंस की बात की गई है, लिंग्विस्टिक की बात की गई है। ठीक है, फिर आपकी लॉजिस्टिक की बात, नॉट लॉजिस्टिक की बात की गई है, दूसरी बात की गई है वहां पर आपकी लॉजिकल मैथमेटिकल डिडक्शन की, लॉजिस्टिक बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और आपकी बात की गई है वहां पे स्पाटियाल की, फिर बात की गई है म्यूजिकल की, फिर आध्यात्मिक की, इस प्रकार की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, किसने की है, वो आपके हॉवर्ड गार्डनर ने की है। द्विकारक सिद्धांत के बारे में आपके जो है यहाँ पर स्पीयरमैन बात करते हैं। ऑलराइट, ओके, तो अगर आपने इसका उत्तर गलत दिया है तो आपको अलर्ट की जरूरत है, आपको सावधानी की जरूरत है। बहुबुद्धि सिद्धांत जो है इसका सही उत्तर है, और आप तैयार रहें अपना जो स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाने के लिए। अब जो है इस प्रकार के आसान सवाल आपको देखने नहीं मिलेंगे, है ना, और खासकर हम पीजीटी की बात करें तो, क्योंकि आप फाइट करने वाले हैं मेनली पीजीटी के अंदर, तो एससेट के अंदर हो सकता है आपको इस प्रकार के आसान सवाल मिल जाए कि किसने दिया, आप इसी को दिन भर रटते बैठ रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा, आपको हाई लेवल की चीजें भी
पढ़ के जाना होगी कि कंपटीशन आपका बूम मारने वाला है, बहुत हाई जाने वाला है, इसके लिए आप तैयार रहें। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 27। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शील गुणों में शांति और अहिंसा का शील गुण प्रधान था। उनके इस गुण को निम्न में से किसके रखा जाएगा? ये भी आसान सवाल है। आसान सवाल है किसके लिए? जिसने क्या पढ़ी है? जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है उसके लिए बड़ा ही आसान सवाल है। इसका उत्तर आप देंगे स्वयं नीचे यहाँ पर कमेंट करके। ठीक है, कि क्या होगा इसके अंदर। अगर आपको नहीं बन रहा है इसका उत्तर देते तो एक काम करिए, एनसीईआरटी खोलिए 11वीं कक्षा की, नॉट 11वीं, हाँ 12वीं की खोलिए। 12वीं में आपका जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, 12वीं में आपका सेकंड चैप्टर है, वहां जाके देखिए सेम स्टेटमेंट आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और वहां से आपको यहाँ का जो उत्तर है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, कि क्या उनके वो सेंट्रल ट्रेड थे, क्या उनके वो सेकेंडरी ट्रेड थे, क्या उनके वो सरफेस ट्रेड थे, क्या वो डायनेमिक ट्रेड थे, या वो लेटिस था, या फिर वहां पे आपके वो कार्डिनल ट्रेड्स थे। ठीक है, इनमें से कौन सा था ये आप बताइए यहाँ पर नीचे कमेंट करके। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 28 की ओर। अब देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 28, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में किसकी बात कर रहे हैं? वो यहाँ पे बात कर रहे हैं साइको सोशल डेवलपमेंट मॉडल की, या फिर साइको सोशल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है किसकी? एरिक्सन की। एरिक्सन की जो थ्योरी है, ठीक है, न्यू फ्रॉइडवादी थे ये भी, के सिद्धांत में किशोर अवस्था में मनोसामाजिक संकट क्या होता है? ठीक है, जब आप किशोर अवस्था में, कौन सी अवस्था होती है आपकी? लगभग 12 से 18 वर्ष 16 वर्ष की जो अवस्था है, इसमें आपका जो है मनोसामाजिक साइको सोशल आपको संकट क्या है, आपको क्या दिक्कत आ रही है वहां पे? क्या आपको वहां पर स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह हो रहा है, पहचान बनाम भूमिका भ्रम हो रहा है, अहंकार अखंडता बनाम निराशा हो रही है, या पहल बनाम अपराध बोध हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है? पहल बनाम अपराध बोध, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट के बारे में, यहाँ पे बात कर रहे हैं अहंकार अखंडता और उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ईगो इंटीग्रिटी एंड डिस्पेयर की बात कर रहे हैं शायद तक। फिर यहाँ दिया है पहचान बनाम भूमिका भ्रम, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, और यहाँ पे आपका ऑटोनॉमी वर्सेस गिल्ट एंड शेम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपका जो ये देखिए ये अच्छा सवाल है। ठीक है, यहाँ पे लोग गलती करेंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन यहाँ पे हम बात करें किशोर अवस्था में क्या होता है आपके लिए, जब आप एडोलेसेंट होते हैं या एडोलेसेंस आप होते हैं, ठीक है, तब आपको कौन सा रहता है? वहां पे आपको रहता है रोल कंफ्यूजन, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं वर्सेस आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पे मतलब पहचान बनाम भूमिका भ्रम होता है आपको कौन सी अवस्था में? आपको किशोर अवस्था में। ठीक है, इस चीज को ऐसे ही आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए, इसको जैसा करना है आपने। ठीक है, एडोलेसेंस में आपको हमेशा क्या होगा, यही चीज आपके साथ होती रहेगी। ठीक है, छोटे बच्चे को पहचान बनाम भूमिका भ्रम नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ जो एडोलेसेंस है आपकी 14 वर्ष की उम्र है आपकी, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, आपको ये मनोसामरिक विकास के सिद्धांत में आपको यहाँ पर ये देखने मिलेगा पहचान बनाम भूमिका भ्रम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग लगभग आप कोई भी एग्जाम लीजिए वहां पे आपको ये सवाल पूछने की संभावना हमेशा रहती है 90%। ठीक है, हमेशा आपको ये सवाल पूछेंगे किशोर अवस्था में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, और कोई सी वहां पर थ्योरी चिपका देंगे। इसका आपको ध्यान रखना है, अगर आपको इसका उत्तर बना तो वेरी गुड, नहीं बना तो और सीखिए। ठीक है, पहचान बनाम भूमिका भ्रम जो है वो इसका यहाँ पर सही उत्तर है। किसकी बात कर रहे हैं? साइको सोशल थ्योरी ऑफ एरिक्सन की बात कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 29। ये भी देखिए ये मीडियम सवाल है, ना ही एकदम इजी सवाल है ना ही एकदम टफ सवाल है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपसे ये बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बिग 5 व्यक्तित्व गुणों में से एक नहीं है? कहाँ से लिया गया है? आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, अगेन बता रहे हैं आपको एनसीईआरटी से लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर कोई एनसीईआरटी पढ़ के जा रहा है तो पास हो रहा है। ठीक है, इसको कैसे पढ़ना है? आपको स्मार्टली पढ़ना है। ठीक है, ओके, यहाँ देखिए रचनात्मकता की बात हो रही है, सहमतता की बात हो रही है, कर्तव्य निष्ठा की और मनोविक्षुब्धता की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे बात कर रहे हैं वो क्रिएटिविटी के बारे में, यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्रीएबलनेस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे और कुछ बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूरोटॉक्सिज्म के बारे में, और यहाँ पे बात कर रहे हैं वो कर्तव्य निष्ठा के बारे में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है बिग 5 फैक्टर थ्योरी जो आई है, ठीक है, कैसे आई है? ये आई है आपके रॉबर्ट मैक्रे एंड कोस्टा के द्वारा। नाम ध्यान रखिएगा, आपकी ही एनसीईआरटी में इस प्रकार का एक बॉक्स बना हुआ है 12th चैप्टर में, जहाँ पे पर्सनैलिटीज की बात हो रही है, वहीं पे नीचे देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रॉबर्ट मैक्रे एंड कोस्टा ने दी है बिग 5 फैक्टर थ्योरी, एक निमोनिक दिया हुआ है OCN। ठीक है, इसको आप ध्यान रख लें। ये आपकी ओपननेस है, ये जो सी है आपकी, ठीक है, ये क्रिएटिविटी के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? ये है आपकी कंसाइंशियसनेस के लिए। ठीक है, ये आपकी कंसाइंशियसनेस के लिए है। ई जो है आपका ये एक्स्ट्रावर्जन के लिए है, ए आपका सहमतता एग्रीएबलनेस के लिए है, और ये आपकी मनोविक्षुब्धता जो है वो है आपकी यहाँ पर न्यूरोटॉक्सिज्म के लिए। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे ओशियन। एंड इसी के साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, अब देखते हैं आगे। ये सवाल 29 इजी और मॉडरेट सवाल है। अब चलते हैं सवाल नंबर 30 की ओर। यहाँ पर देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 30, मरे के सिद्धांत किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे एच मरे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी देखिए दिया आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन सीधा सीधा नहीं दिया हुआ है, घुमा फिरा के यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, वहां पे एनसीईआरटी के अंदर आपकी जो है मरे
कुछ और बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल आपको पूछा है, ये अच्छा सवाल है और यहाँ पे गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा बनती है। मरे के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? अहम विश्लेषिक सिद्धांत, व्यक्तिगत सिद्धांत, आवश्यकता सिद्धांत या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो मरे किसकी बात करते हैं? मरे बात करते हैं पर्सनैलिटी की नहीं, अहम विश्लेषक की नहीं और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात नहीं बात करते हैं, वो नीड थ्योरी के बारे में यानी कि आवश्यकता सिद्धांत के बारे में वो बात करते हैं। ठीक है, उन्होंने अलग अलग प्रकार की नीड्स बताई हैं जो चाहिए होती है इंसान को। ठीक है, हेनरी हेनरी मरे ने, ये वही है जो आपकी क्या बनाते हैं, एक इन्वेंटरी बना के देते हैं आपको आगे जाके। ठीक है, जो आपकी पर्सनैलिटी मेजर करने में काम आती है। नाम बताइएगा अगर आपको मालूम है तो, और नहीं मालूम है तो वहीं पे जाके आप क्या पढ़ेंगे, आप एनसीईआरटी जाके पढ़ेंगे, सब नाम वहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, ऑल राइट। और एक समय आएगा जब एनसीईआरटी इतनी पढ़ लेंगे लोग कि जो पेपर है बनाए बनेगा वो एनसीईआरटी के बाहर से बनना स्टार्ट होगा धीरे धीरे। ठीक है, जितने लोग फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम है एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। इसको आपको पढ़ना है अच्छे से, लेकिन उसके साथ साथ और चीजें भी आपको करनी होंगी आने वाले समय के साथ। ठीक है, फिर भी एस्टेट देखिए, एस्टेट एक पात्रता परीक्षा है, आपको केवल एलिजिबल करना है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ इजी देखने मिल सकता है, लेकिन पीजीटी के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। सामान्य अनुकूलन संरक्षण का प्रतिपादन किसने किया? बच्चा बच्चा जानेगा इसको, अगर वो क्या पढ़ेगा, अगर वो पढ़ेगा एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ेगा तो बनेगा, नहीं पढ़ेगा तो घूमता रह जाएगा, है ना, यहाँ वहाँ कहीं उसको नहीं मिलेगा। कार्ल रॉजर्स, जॉन वॉटसन, हेंस सेली, सिगमंड फ्रॉइड, ये तीनों के ही बारे में आपने हमारे मुंह से सुना है, लेकिन अभी तक आपने हेंस सेले के बारे में नहीं सुना है, तो सही आंसर क्या है आपका? हेंस सेले। ठीक है, हेंस सेले ने ही किसके बारे में बताया आपको? आपको बताया यहाँ पे सामान्य यानी कि आपका जनरल, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। ठीक है, गैस के बारे में आपको बताया है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम के बारे में कौन बात करेंगे? आपके हेंस सेले बात करेंगे। ठीक है, हेंस सेले बात करेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन नंबर सी, हेंस सेले। अब यहाँ पर देखिए, भिड़ो या भागो अनुक्रिया का नियंत्रण होता है, कौन करता है? अनुकंपी, कायिक, उपानुकंपी या फिर केंद्रिक तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और यहाँ से आती है हमारी फेवरेट चीज, वो क्या है? आपकी बायोलॉजी। भिड़ो या भागो अनुक्रिया का नियंत्रण होता है, किसके हाथ में होता है वो? ये आपको दिया है सिंपैथेटिक के बारे में, सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र नहीं, डिवीजन होता है। कायिक के बारे में, सोमैटिक की बात कर रहे हैं। फिर आपकी उपानुकंपी, इसी को परानुकंपी भी कह सकते थे थोड़ा आसान बनाने के लिए, लेकिन नहीं कंफ्यूज करना था आपको। पैरासिम्पैथेटिक और ये आपका सीएनएस। ठीक है, आपको ये तो मालूम है सीएनएस का यहाँ कोई रोल प्ले नहीं है, सीएनएस की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या काम करेगा आपके यहाँ पर? जो आप क्या कर रहे हैं, आप फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स कर रहे हैं। फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स के लिए भी कहा दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, दिया हुआ है अगेन स्टिल। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो प्रकार के आपको होते हैं, ये आपका है पीएनएस। पेरिफेरल में देखिए आप जब अंदर आए उतरेंगे तो आपको दो प्रकार के मिलेंगे, ऑटोनोमिक और दूसरा आपको मिलेगा सोमैटिक। सोमैटिक को छोड़ दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ऑटोनोमिक में देखिए आपको दो मिलते हैं, एक मिलता है सिंपैथेटिक जो आपका अनुकंपी है और दूसरा आपको मिलता है पैरासिम्पैथेटिक जो आपका ये वाला है। ठीक है, और ये जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है यही रिस्पॉन्स करता है किसके लिए? यही करता है आपके फ्लाइट एंड फाइट के लिए। ठीक है, और ये क्या बोलता है? पैरा वाला क्या बोलता है? बस करो, शांत हो जाओ, पैरा बहुत चल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी कि आपका जो सिंपैथेटिक डिवीजन होता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है आपके यहाँ पर फ्लाइट एंड फाइट के लिए। ठीक है, अनुक्रिया का नियंत्रण होता है आपके फ्लाइट एंड फाइट के लिए, यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे, सवाल नंबर 33। अंगूर खट्टे हैं एक ऐसी कहावत है जिसका संबंध है, किससे है ये है आपके यौक्तिकरण से, उदातीकरण से, प्रतिक्रिया निर्माण से या फिर क्षतिपूर्ति से। इसका मतलब है आपके यौक्तिकरण से यानी कि आपके रेशनलाइजेशन से। ठीक है, सवाल कहाँ से उठाया है? आपके सवाल उठाया है अगेन आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी से, जहाँ पे वो बात कर रहे हैं किसके बारे में? रक्षा युक्तियां या फिर डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रक्षा युक्ति या डिफेंस मैकेनिज्म में बात करेंगे तो वहां पे अलग अलग प्रकार के 8-10 प्रकार के हैं, उसको आप देख लें। अंगूर खट्टे हैं कैसी कहावत है जिसका संबंध किससे है? रेशनलाइजेशन किससे है कि हमको पसंद नहीं आ रहा है इसलिए वो खट्टे हैं, मतलब हमको नहीं खाना, हम तक पहुंच नहीं पा रहे इसलिए क्या बोल रहे हैं हम? अंगूर खट्टे हैं, मीठे नहीं है। अब देखिए 33 सवाल देख लिए हैं, चलते हैं हम अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 34। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 34, इनमें से कौन मूड डिसऑर्डर से संबंधित है? डिस्थाइमिया, हाइपोमेनिया, साइक्लोथीमिया। ठीक है, अगर कोई बीपीएससी वाला 2.0 वाला बच्चा देख रहा है तो उसके लिए अलर्ट, सावधानी। ठीक है, अगर आप 2.0 दिया था आपने, आपका नहीं हुआ तो ही आप ये देख रहे होंगे आई गेस, नहीं हुआ तो आपके लिए अलर्ट। और यहाँ पर देखिए चीजें आपको कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको पढ़नी होती है, यहाँ से आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा, आपको यहाँ से समझ में आएगा। तो कान खोल के सुनिए, अपना जो पिन्ना, मेलियस इनकस स्टिरअप है सबको अलर्ट कर दीजिए और ध्यान से यहाँ देखिएगा। यहाँ पे क्या दिया है ऑप्शन नंबर सी में? साइक्लोथीमिया, साइक्लोथीमिया।
अब जैसे ही हम ये अंग्रेजी में लिख रहे हैं आपको याद आएगा कि शायद आपके ये पीजीटी के अंदर आपका कुछ ऐसा ही सवाल पूछा गया था, सी से ही कुछ था वहां पर, तो आई गेस शायद वो साइक्लोथीमिया के बारे में ही बात कर रहे थे। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे सारे जो ऑप्शंस होते हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मे भी आपको डिस्थाइमिया के बारे में पूछ ले, हाइपोमेनिया के बारे में पूछ ले, या फिर अगले स्टेट में जो होने वाला है उसके बारे में पूछ ले, कहाँ पे आपके पीजीटी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तो देखिए, यहाँ तो आपको बताया है जब इस प्रकार का आपको सवाल मिले और यहाँ दिया है इनमें से सभी, तो आप इसको टिक करें एंड आगे बढ़े। ठीक है, तीनों ही आपके क्या है, यहाँ पर ये मूड डिसऑर्डर की बात से संबंधित है, यहाँ दिया हुआ है ऐसा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे था अलर्ट, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं सवाल नंबर 35 की ओर। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन चिंता विकृति नहीं है, यानी कि चिंता मतलब वो बात कर रहे हैं आपकी एंग्जाइटी डिसऑर्डर की। ठीक है, एंग्जाइटी की बात कर रहे हैं तो दुर्भिति है आपकी यहाँ पे, मनोविद्लता है, देन आपकी ओसीडी दिया हुआ है यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आपका, यहाँ पे मनोविद्लता के बारे में बात कर रहे हैं, चिंता विकृति नहीं है ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा अगर आप जानते होंगे इसके बारे में, क्लिनिकल के बारे में, तो देखिए अब सवाल आपको थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो गए हैं सवाल नंबर 35 से। ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। ये भी लेकिन आपके एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है, दुर्भिति दी हुई है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपके डिसऑर्डर्स वाले चैप्टर के अंदर। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 36, जो आपके केवल किस पे डिपेंड करता है, कॉमन सेंस के ऊपर, अगर आप थोड़ा सा भी समझते हैं चीजों को। निम्नलिखित में से कोई एक मापदंड नहीं है जो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की, यानी कि जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी मदद करता है किसी मानसिक विकार, किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की या मेंटल डिसऑर्डर की उपस्थिति की पहचान करने में। यानी कि कोई डिसऑर्डर प्रेजेंट है या नहीं है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ठीक है, उसकी पहचान करने के लिए इनमें से क्या मदद करता है, इनमें से कोई एक मापदंड नहीं है पूछ रहे हैं। ठीक है, आपको ध्यान देना है कहाँ पे नहीं है के ऊपर पूछ रहे हैं, मतलब इनमें से कौन सा होगा, एक कोई नहीं होगा। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। कष्ट की बात है, आत्मविनाशकारी व्यवहार है, ठीक है, रचनात्मक व्यवहार है और अतार्किक व्यवहार है। अरे यहाँ पे लिखा हुआ है रचनात्मक व्यवहार। ठीक है, किसी को अगर कोई डिसऑर्डर है वो क्रिएटिव कैसे हो सकता है, मतलब हो सकता है, एक्सेप्शन हो सकते हैं वहां पर, लेकिन हमको मदद नहीं करेगा उसका क्रिएटिव व्यवहार ये पता करने में कि उसमें वो डिसऑर्डर प्रेजेंट है या नहीं है। लेकिन अगर उसको कष्ट हो रहा है तो हमको मालूम पड़ेगा यस प्रेजेंट है, डिसऑर्डर है कुछ। आत्मविनाशकारी व्यवहार, स्वयं को चोट पहुंचा रहा है, यस प्रेजेंट है। ठीक है, रचनात्मक व्यवहार से कैसे कह सकते हैं आप ये किसी का जो है प्रेजेंट है डिसऑर्डर, ठीक है, ये नहीं कह सकते आप। अतार्किक व्यवहार से बिल्कुल सही बात है ना, नंगा होके घूम रहा है, कपड़े बिना पहने बाजार में निकल रहा है, तो ये अतार्किक व्यवहार है। तो तीनों ही क्या बता रहे हैं हमको, ये तीनों ही हमको बताते हैं कि यहाँ पे क्या है, मानसिक विकार की उपस्थिति हमको दर्शा रही है, ये हमको दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है, हमको यहाँ पे रचनात्मक व्यवहार से हम ये नहीं कह सकते कि हाँ किसी के अंदर डिसऑर्डर है या नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर रचनात्मक व्यवहार की हम बात करेंगे। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 37। चलिए फिर से आ जाइए यहाँ पे, अगेन वेलकम बैक टू एनसीईआरटी वंस अगेन। सवाल का उत्तर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। आपको दिख रही है ए बी सी डी, क्या बोला है, जब भी इस प्रकार से हो आपका उपयुक्त सभी आपका आंसर होगा। अभी तक आपने 2-3 सवाल देख लिए, आई गेस तीसरा सवाल है जहाँ पे सही आंसर क्या है आपका, उपयुक्त सभी। क्यों, देखते हैं यहाँ पे, किसी घटना के बाद पीटीएसडी हो सकता है। अब ये पीटीएसडी क्या है, ये है आपका पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, अभिघातज दबाव विकार है ये। ठीक है, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मतलब किसी इवेंट के बाद क्या है, आपको स्ट्रेस के कारण आपको बहुत ज्यादा आप जो है पागलपन वहां महसूस कर रहे हैं, नॉट पागलपन महसूस कर रहे हैं बट आप बहुत ज्यादा दबाव के अंदर है। प्राकृतिक आपदाएं और गंभीर दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट हो गया है ना, बड़े बड़े हाईवे में एक्सीडेंट हो गया, प्राकृतिक आपदाएं, कोरोना आ गया, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया। ठीक है, सैन्य युद्ध, ऑस्ट्रिया, रशिया, जर्मनी, ये सब हो रहा है। आतंकवादी घटनाएं, ठीक है, कश्मीर की घाटी में वो सब हो रही है, तो क्या करेंगे, आपको पीटीएसडी का शिकार आप हो सकते हैं। उसी के साथ साथ हिंसक व्यक्तिगत हमले, किसी ने आपके घर के ऊपर हमला कर दिया, आप डर के मारे जी रहे हैं, पड़ोसी आपको जो है यहाँ पे है ना, आपको जो है कुछ खाने में मिला के ना दे दे, और यौन हमले, ठीक है, ये सब चीजें क्या करती हैं, आपको पीटीएसडी के लिए प्रोवोक करती हैं। मतलब आपको अंदर पीटीएसडी हो सकता है, यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, और ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर सही है। उसी प्रकार से सही क्या है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट, ओके, अब चलते हैं हम सवाल नंबर 38 के ऊपर, देखते हैं सवाल नंबर 38 हमसे क्या पूछ रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 38, ए बी सी डी, क्या यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चलिए देखते हैं। मनोग्रसित बाध्यता व्यक्तित्व विकृति, ठीक है, वाला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता प्रदर्शित करेगा, कौन सी विशेषता प्रदर्शित करेगा, असाधारण पूर्णतावादी प्रवृत्तियां, सुव्यवस्था में व्यवस्थता, वे नियमों पर कायम रहेंगे, ऊपर के सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, ऊपर के सभी यहाँ पर। ठीक है, ये आपका है मनोग्रसित बाध्यता व्यक्तित्व विकृति, ये आपको शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, आई गेस एक बार देखना होगा वहां पे, एनसीईआरटी में आपको ये नहीं मिलेगा। डी आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप इसको सही मान के
चल सकते हैं और आई गेस ये सही आंसर भी है यहाँ पर। ठीक है, मनोग्रसित बाध्यता व्यक्तित्व विकृति वाला। ठीक है, यहाँ पे एक सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 39 की ओर। अब देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे मनोविकृति का सामान्य सर्दी कहा जाता है। सामान्य सर्दी क्या है, कॉमन कोल्ड क्या है आपका, उन्माद है, अवसाद है, दुर्भीति है, मनोविकृति है। डिप्रेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपके अवसाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसे मनोविकृति का सामान्य सर्दी कहा जाता है, इस प्रकार के सवाल आपको देखने मिल सकते हैं आपके एस्टेट 2024 के अंदर भी। ठीक है, ये भी आई गेस आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है इस प्रकार से। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 40 को। सवाल नंबर 40 की बात करें, अवसाद का सबसे प्रभावशाली सिद्धांत निम्न में से कौन सा है। फ्रॉइड का मनोगतिकी सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सेलिग्मैन का सोरल हुआ असहायता सिद्धांत, बर्न का मानवतावादी सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे बर्न की बात कर रहे हैं, एरिक बर्न ही होंगे शायद तक, बर्न मतलब। ठीक है, वॉशबर्न की बात ना कर रहे हो मे बी, बट यहाँ देखिए वॉशबर्न नहीं करेंगे। सेलिग्मैन का सोरल हुआ असहायता सिद्धांत, यहाँ पे लर्न हेल्पलेसनेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी नहीं है। यहाँ पे आपका जो है फ्रॉइड का मनोगतिकी सिद्धांत, साइकोडायनेमिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी हो सकता है क्या, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम, सबसे प्रभावशाली सिद्धांत पूछ रहे हैं आपसे, तो वो है आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, यानी कि कॉग्निटिव थ्योरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि आप जो है अपने क्या होते हैं आपके दिमाग में इरेशनल थॉट्स वगैरह आते हैं, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, अपने आप को अवसादग्रस्त महसूस करते हैं, आप जो है अपने आप को डिप्रेसिव महसूस करते हैं। ठीक है, कोई भी इसका पास से लेना देना नहीं है, कोई भी आपने इसको लर्न नहीं किया हुआ है, सीखा हुआ नहीं है। और बर्न का मानवतावादी सिद्धांत पता नहीं कौन सा है, मे बी ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है वो। ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे आपका जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सवाल नंबर 40 के अंदर। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 41। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, जिसका उत्तर देंगे आप नीचे कमेंट के अंदर। कौन सा ADHD का लक्षण नहीं है। ये क्या है ADHD, आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। कौन सा लक्षण नहीं होगा इनमें से, पता नहीं। एस्टेट जो है मतलब यहाँ पे इतना ज्यादा क्लिनिकल क्यों पूछ रहा है, बट ठीक है, लक्षण नहीं है पूछ रहे हैं आपसे। आवेग, ध्यानहीनता, चंचलता या फिर हकलाना। ठीक है, हकलाना, चंचलता, ध्यानहीनता, आवेग, इनमें से क्या होगा सही आंसर, उसका आप देने का प्रयास करें यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके एस्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो एक ही बार हुई है परीक्षा, उसके आप सवाल देख रहे हैं। अभी तक आपने जो सवाल देखे 25-30 तक, वहां आपको कैसे सवाल देखने मिले, वहां आपको आसान सवाल देखने मिले, इजी सवाल देखने मिले। और उसके बाद आप देखेंगे 35 के बाद से सवाल जो है आपके थोड़े बहुत जो है आपके मॉडरेट स्तर के होने लगे हैं। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे डोमिनेट किया कहाँ से, आपको डिसऑर्डर्स वगैरह देखिए, लगातार 6-7 सवाल हमने देखे अभी यहाँ पे डिसऑर्डर वगैरह से पूछ रहे थे, और देखिए पूछ भी रहे थे तो उसके आंसर कैसे थे, डी ये सभी, डी ये सभी, है ना, इस टाइप के सवाल थे। तो वो भी ज्यादा लोड ले लेना चाहते नहीं है, आप भी इसको ना ले। ठीक है, जितना है उतना पढ़ें आप। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि अभी हम जो है 41 सवाल देखा हमने, जहाँ पे हमने किसके बारे में बात की, ADHD के बारे में बात की। ठीक है, यानी कि क्लिनिकल वाला जो चल रहा है यहाँ पे पोर्शन आपका चल रहा है, 6-7-8 सवाल आपने लगातार यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजी से देख लिए हैं। ठीक है, आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो बात करेंगे सवाल नंबर 41 के आगे, और देखेंगे आपके किस प्रकार के सवाल आए थे, कहाँ से आपको उसको पढ़ना चाहिए, क्या आपको एनसीईआरटी उपयोगी है या नहीं है तो उपयोगी, इस बात को तो आप मान के चले। जितना अच्छे से आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें। चलिए, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, नहीं आया है तो इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको पसंद आ जाए, और फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे फाउंडेशन कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत अच्छी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट काम की वीडियोस आपको वहाँ पे मिल सके। फाउंडेशन कोर्स के बारे में अगर आप जानते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में स्टेप्स दिए हुए हैं, उन स्टेप्स को वहाँ फॉलो करें, और इस बार के जो बढ़ता हुआ कट ऑफ है उससे आप स्वयं को बचाएं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।